नमस्कार। आज के इस मंथन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय श्री दुर्ग सिंह राजपुरोहित जी, जो शारीरिक और सांस्कृतिक बोध परियोजना के अखिल भारतीय संयोजक हैं। आज हम इनसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आप शारीरिक एवं सांस्कृतिक बोध परियोजना के अखिल भारतीय संयोजक के रूप में अपनी भूमिका और प्रमुख दायित्व के बारे में बताइए। बहुत अच्छा। विद्या भारती के 26 प्रकार के विषय हैं, उसमें से 4 आधारभूत विषय हैं। उसमें से एक विषय मेरे पास में संस्कृति बोध परियोजना का। विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय है, उसमें से भी एक विषय मेरे पास में शारीरिक शिक्षा। इन दोनों विषयों के बारे में संपूर्ण देश में जो हमारा कार्य है, मेरी जो भूमिका है, वह इस विषय की क्रियान्विति सभी प्रांतों में, सभी जिलों में ठीक प्रकार से हो, उसकी एक प्रकार से देखरेख करना, कार्य कैसा चल रहा है उसकी समीक्षा करना और भविष्य में कैसे करना इसकी योजना ये हम देते हैं। और इस सब के लिए मैं देश भर में प्रवास करता हूँ और उस प्रवास में जो हमारे नीचे के सारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी बैठकें लेना, उनको विषयों के बारे में बताना और हमारी कल्पना क्या है यह उनको समझाना। इस प्रकार का एक बैठकें, प्रशिक्षण, इनके माध्यम से यह हमारा कार्य निरंतर चलता है और हमारा एक पूरा संगठन का स्वरूप बना हुआ रहता है। संगठन के सारे लोग मिलकर के हम इस कार्य को हम करते हैं। यह मेरी जो है ना प्रशिक्षण देना, बैठकें लेना, विषय को नीचे तक पहुंचाना, ये मेरी प्रमुख भूमिका रहती है। और ये मैं 2 विषय है, परंतु एक ही प्रवास में करते करते दोनों विषयों को मैं साथ साथ कर लेता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी सरलता है। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, संस्कृति बोध परियोजना की मूल संकल्पना और उसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहन ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया। संस्कृति बोध परियोजना, ये जो हमारा विषय है, इसका मूल हेतु हमारे भैया बहन, हमारे आचार्य, हमारे छात्र, पूर्व छात्र, हमारे अभिभावक, इन सब में हमारी भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को और ठीक प्रकार से उनका बोध सबको हो, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं ये बना करके देते हैं। ये जो विषय है, इसकी मूल उद्देश्य यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो भारत का मूल चिंतन है, भारत की जो जो श्रेष्ठताएं हैं, भारत का जो विचार है, भारत के को एक प्रकार से जो ज्ञान है, शिक्षा में उन सब बातों को धीरे धीरे निकाल दिया गया है नहीं वो। और इसलिए इन योजना के माध्यम से हमारे शिक्षा की व्यवस्था में या शिक्षा के जो जो क्षेत्र है, उन सब में ये सब बातें धीरे धीरे स्थापित हो। बहुत सरलता से हम यदि देखना चाहें तो आज के सभी कक्षाओं में, चाहे वो केजी से लगाकर पीजी तक, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की जो पाठ्यचर्या है, उनकी जो विषय वस्तु है, उसमें जो जो परिभाषाएं, संकल्पना है, व्याख्याएं हैं, उन सब का आधार भारत नहीं है, उन सब का आधार यूरोप है किसी भी विषय के बारे में। और इसलिए भारत का विचार, भारत की संस्कृति, भारत का जो इतिहास, ये सब हमारे बालकों को परिचित होना चाहिए। हमारा बालक दुनिया के बारे में पढ़ता है, लेकिन वो भारत के बारे में अनभिज्ञ रहता है। तो भारत की धर्म, संस्कृति, यहाँ के महापुरुष, यहाँ का इतिहास, यहाँ का भूगोल, इसको वह ठीक प्रकार से समझे, जाने। आज की चारों तरफ का जो परिदृश्य है, वो परिदृश्य हमको दिखता है
पढ़ा लिखा व्यक्ति भारत के बारे में हीनता से ग्रस्त रहता है। भारत के बारे में जो गौरव होना चाहिए वो गौरव नहीं रहता है, और गौरव नहीं रहने का सबसे जो बड़ा कारण है कि भारत के बारे में जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है इसलिए गौरव नहीं है, इसलिए वह ज्ञान उनको हो, यही उद्देश्य लेकर के हम इस संस्कृति बोध परियोजना यह विषय संचालित करते हैं। उसका देश भर में अच्छी प्रकार से और क्रियान्वित करने का प्रयत्न हम सब करते हैं। बहुत अच्छा उद्देश्य है आपका। परियोजना के अंतर्गत विद्यार्थियों और शिक्षकों को जोड़ने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम, गतिविधियों या परीक्षण आयोजित किए जाते हैं? बहुत अच्छा। ये जो संस्कृति बोध परियोजना विषय है, इसमें 9 प्रकार के कार्य हम करते हैं। एक उसमें से है संस्कृति ज्ञान परीक्षा। ये जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, इसमें उसके 2 भाग है, एक छात्रों के लिए है, एक आचार्यों के लिए है। छात्रों के लिए जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, उसमें कक्षा तीसरी से लगाकर 12वीं तक एक पुस्तक छपी हुई रहती है। उस पुस्तक का नाम है संस्कृति बोधमाला। वह बोधमाला में प्रत्येक पुस्तक में 8 पाठ रहते हैं, और सब पुस्तकों में क्रमशः एक विषय धीरे धीरे कक्षा के स्तर के अनुसार, बालकों के स्तर के अनुसार वो बढ़ता जाता है। तो ये बोधमाला पुस्तक एक है जो छात्रों की परीक्षा के लिए होती है। आचार्यों की परीक्षा के लिए हम 4 स्तर उनके बने हुए हैं। पहले सबसे प्रारंभ में प्रवेशिका, वो जब उत्तीर्ण कर लेते हैं तो मध्यमा, वो जब उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उत्तमा, वो उत्तीर्ण हो जाती है तो प्रज्ञा। ऐसे 4 स्तर की परीक्षा ये आचार्यों के लिए होती है। समाज के लिए हम ऐसा प्रयत्न करते हैं कि ये जो आचार्यों की संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, उसकी जो प्रवेशिका की पुस्तक है, केवल एक पुस्तक को समाज के बीच में लेकर जाते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। हमारे यहाँ विद्या भारती में जितने भी विद्यालय चलते हैं, उन सब से एक अपेक्षा रहती है कि उनमें पढ़ने वाले सब भैया बहन यह परीक्षा दें, और उनके माध्यम से अन्य विद्यालय के छात्र भी इससे जुड़े, समाज के लोग भी इससे जुड़े, ऐसा यह प्रयत्न चलता है। इसी में हमारे जो संस्कार केंद्र चलते हैं, एकल विद्यालय चलते हैं, जो एकदम सुदूर झुग्गी झोपड़ियों में चलते हैं, वनवासी क्षेत्र में चलते हैं, समुद्र के तटीय स्थान पर चलते हैं, पर्वतीय स्थलों पर जो दुर्गम स्थान है वहाँ, ऐसे हमारे संस्कार केंद्र चलते हैं या एकल विद्यालय चलते हैं। उनके लिए एक अलग से पुस्तक संस्कृति प्रवाह, ये पुस्तक रहती है। एक ये काम संस्कृति ज्ञान परीक्षा ये चलती है। दूसरा, हम भैया बहनों में हमारा धर्म, संस्कृति, इतिहास, इसके बारे में ठीक कुछ बातें समझ में आए, इसके लिए हम निबंध प्रतियोगिता ये आयोजन करते हैं। तो सभी हमारे विद्या भारती में पढ़ने वाले भैया बहन वर्ष में एक बार जो केंद्र से विषय आता है उस पर निबंध प्रतियोगिता करते हैं। हमारे आचार्यों को भी हम केंद्र से एक विषय देते हैं, उस विषय पर वो निबंध लिखते हैं। ये हमारी दूसरी प्रकार की गतिविधि है। तीसरी गतिविधि, हम एक पूरे देश में विद्यालय स्तर से लगा करके और अखिल भारतीय स्तर तक कुछ प्रतियोगिताएं करते हैं। उसको हमने एक नाम दिया है संस्कृति महोत्सव। ऐसे संस्कृति महोत्सव में एक हम बालक प्रत्यक्ष संस्कृति के विषय को देखे, अनुभव करे, इसके लिए एक संस्कृति प्रदर्शनी, इसका आयोजन भी प्रतियोगिता स्थल पर हम करते हैं। संस्कृति के विषय को बालक बहुत सरलता से कैसे समझे, इसके लिए एक वार्ता, कोई न कोई एक अच्छा वक्ता उस संस्कृति के विषय को लेकर के उनसे वार्ता करता है, बातचीत करता है, उनको कुछ समझाता है, कुछ प्रश्न पूछता है, ऐसी ये एक वार्ता चलती है। ऐसे ये 6 गतिविधियां इसमें रहती है। इन 6 गतिविधियों के माध्यम से ये हमारा एक कार्यक्रम चलता है। इसको हमने संस्कृति महोत्सव ऐसा एक नाम दिया है। चौथा जो हमारा इसमें कार्य है वो है संस्कृति कार्यशालाएं। 4 विषयों को लेकर देश भर में जिला स्तर पर हम विद्या भारती के विद्यालय और आसपास के अन्य विद्यालयों को जोड़ते हुए हम 4 प्रकार के विषयों को लेकर के कार्यशालाएं करते हैं। उसमें भारतीय जीवन मूल्य,
भारतीय कला, भैया बहनों में वैज्ञानिक सोच का निर्माण हो, और शारीरिक और योग से स्वास्थ्य, इन 4 विषयों को लेकर के जिला स्तर पर कार्यशालाएं करते हैं। एक हमारा 5वां कार्य चलता है संपूर्ण देश में। हमने एक विशेष प्रकार के चित्रमाला ऐसी तैयार की है, जिसमें हमारे देश के प्राचीन ऋषि मुनि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, योद्धा है, क्रांतिकारी है, श्रेष्ठ नारियां हैं, हमारे श्रद्धा केंद्र है, वीर बालक हैं, इनको लेकर के एक चित्र संच 127 प्रकार के चित्र ये हमने निर्माण किए हैं, और उनको पूरे देश भर में प्रत्येक विद्यालय में दीवारों पर साज सज्जा में उसका उपयोग करें, यह एक कार्य चलता है। और बालोपयोगी साहित्य निर्माण हो, तैयार हो, और बालक उसको पढ़े, ऐसे साहित्य निर्माण करना, ये भी इस विषय के अंतर्गत होता है। एक इस विषय के अंतर्गत हम देश भर में अलग अलग प्रकार के विद्वानों को लेकर के कुछ विचार गोष्ठियों का आयोजन भी करते हैं। ऐसी विचार गोष्ठियां, जो हमारे देश में अच्छे विद्वान हैं, ऐसे समसामयिक विषय रहते हैं, उन पर विचार गोष्ठियों का आयोजन भी ये देश भर में चलता है। इस विषय का जो केंद्र है वो कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र में संस्कृति भवन में हमने एक संस्कृति संग्रहालय ये निर्माण किया है। हमारे जो प्राचीन वाङ्मय हैं, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, श्रेष्ठ और रामायण महाभारत ऐसे ग्रंथ है, उनकी प्रतिलिपियां वहां प्रत्यक्ष देखने के लिए रखी हुई है। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की कला है, कलाकृतियां हैं, वो संगीत विषय के भी है, वो स्थापत्य कला से भी जुड़ी हुई है, वो और कला से भी जुड़ी हुई, वो सब चीजें वहाँ जो जो है वो भी हम वहाँ रखते हैं। कुछ वाद्य यंत्र है संगीत के, वो भी वहाँ देखने के लिए रखे हैं। उत्खनन से कुछ ऐसे प्राचीन काल की कुछ चीजें प्राप्त होती, उनकी प्रतिकृतियां भी निर्माण करके वो वहाँ लगी हुई है। ऐसा एक संस्कृति संग्रहालय है, ये हमने निर्माण किया है। अनेक प्रकार के कुरुक्षेत्र के बालक, समाज के लोग उसको आकर के देखते रहते हैं, ये कार्य भी वहां चलता है। एक विषय अभी वहां संगीत का प्रशिक्षण ये भी चलता है। और एक अभी 3-4 वर्ष से हमने संस्कृति शोध केंद्र ये भी एक वहां निर्माण किया है। हमारे जितने भी वैचारिक विषय है वे सब एकेडमिक बने, लोग रेफरेंस में उन सबको उपयोग करें, इसके लिए ऐसा एक शोध केंद्र हमने वहां स्थापित किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान ये दोनों मिल करके इस विषय में धीरे धीरे हमारे विचार एकेडमिक बने, इसके लिए लोगों को विषय देना, उनके लिए उपयुक्त गाइड उपलब्ध कराना, उसके लिए जितने प्रकार का संदर्भ साहित्य चाहिए वो साहित्य उपलब्ध कराना, और उन विषयों पर लोग पीएचडी करें, इसकी सारी व्यवस्था करने का प्रयत्न हम करते हैं। यानी कुल मिलाकर के ऐसे 9 काम इस संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत चलते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर आप इस परियोजना को संचालित करते समय आपको किन-किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आप उसका समाधान आप किस प्रकार करते हैं? जी, बहुत अच्छा। वैसे हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, और संगठन के कार्यकर्ता के नाते हम काम वही करते हैं जिसमें चुनौतियां हैं। सामान्य स्थिति है तो कोई काम नहीं, तो जहां चुनौती है वहीं हम वास्तव में काम करते हैं। तो इस संदर्भ में भी हम जब देखते हैं तो चुनौती बहुत सरल प्रकार की, चारों तरफ का जो परिदृश्य है, विशेष तौर से समाज का वातावरण, समाज में जिस प्रकार की अलग अलग विषमताएं हैं, भेदभाव है, वो है, और अपने संस्कृति के प्रति जैसा एक सोचने का प्रकार चाहिए, संस्कृति को जानना, समझना और उसको जीवन व्यवहार में उतारना, इन सब की धीरे धीरे कारण अनेक है, परंतु यह कहीं ना कहीं कमी आई है। इसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, और ये समाज की स्थिति को परिवर्तन करने के लिए ही हम, ये विषय है और उसी के लिए हम काम करते हैं। आज के समय में मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी, इन सब के कारण से
बालकों में, बाकी सब समाज के लोगों में पुस्तक पढ़ने का स्वभाव ये धीरे धीरे कम हो गया है। तो हम प्रयत्न करते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, परंतु इन सब का विकल्प टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक प्रकार से किसी विषय को समझना, इसके लिए पुस्तक पढ़ना ये आवश्यक है, और इसलिए आज पुस्तक नहीं पढ़ना ये भी एक चुनौती है। हम प्रयत्न करते हैं कि लोग पुस्तक भी पढ़े, अच्छी पुस्तक पढ़े, अच्छा साहित्य पढ़े, तो ये सब करते हैं। परंतु जैसा मैंने कहा कि चुनौती जहाँ होती है वहीं हम काम करते हैं, वही हमारा कार्य है, और इसलिए हम चुनौती को सहज रूप में स्वीकार करते हैं और अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर इन चुनौतियों को मात करते हुए हम विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा विश्वास लेकर के काम करते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यह है कि आने वाले समय में शारीरिक शिक्षा और संस्कृति बोध परियोजना को अधिक प्रभावशाली और व्यापक बनाने के लिए आपकी क्या भविष्य में योजनाएं हैं? बहुत अच्छा। शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से हमने ऐसा विचार किया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये जो बनी है, इसमें ये शारीरिक शिक्षा अब को करिकुलम एक्टिविटी नहीं है, सह शैक्षिक गतिविधि नहीं है, ये मूल विषय ये बनने वाला है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इसका नया पाठ्यक्रम निर्माण करना, ये जितना व्यापक बन सकता है उसको व्यापक बनाने के लिए इसकी तैयारी करना, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करना, ये हमारी योजना है। पाठ्यक्रम लगभग हमने तैयार कर दिया है और उसी के अनुरूप कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करने के लिए दिसंबर में हैदराबाद में हम एक कार्यशाला करने वाले हैं। संस्कृति बोध परियोजना के लिए इसका व्याप बढ़ाने के लिए समाज में से कुछ कार्यकर्ता निकले, समयदानी कार्यकर्ता बने, इस प्रकार की प्रत्येक प्रांत में योजना है। ऐसे समय देने वाले कार्यकर्ता, और जो कार्यकर्ता है वो सक्रियता से कार्य करे, उनको सक्रिय करने के लिए मेरा निरंतर लंबा एक प्रवास ये चल रहा है। उसी की दृष्टि से मैं अभी पंजाब में भी 4 दिन से प्रवास पर आया हुआ हूँ। सब कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते हुए इसकी प्रभावी क्रियान्विति हम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे इस मंथन इंटरव्यू सीरीज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद, आपने भी अच्छे प्रश्न पूछे।